नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है आपका। सभी आपको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। आपका ताल्लुक हरियाणा से है। हम सीधे सीधे चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आपको लेने की कोशिश करेंगे। सन 2005 की बात कहें, सन 2009 की बात कहें, आपको हरियाणा में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। फिर देखा गया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार आएगी, उसमें शायद केंद्र में मिनिस्टर बन जाएंगे, वो नहीं हुआ। अब आपने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आए और मंत्री बने। ये जो पूरा अनुभव है, 4 दशक तक आप कांग्रेस के साथ रहे, फिर भाजपा में आ गए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपके मुंह से जानना चाहेंगे। ये सिर्फ 2005 या 9 की बात नहीं है। मेरा राजीव गांधी जी से बहुत करीबी एक संबंध रहा है और वो मुझे 1991 में जो आम चुनाव हुए पार्लियामेंट के, उसके साथ हरियाणा का भी चुनाव हुआ था जी। उस वक्त उन्होंने अपने तरीके से जनसभाओं में जब हरियाणा आए तो ये कहा था कि अगला मुख्यमंत्री या अगला आपका नेता एक हम नौजवान आदमी हमारे साथी हैं उनको देंगे, और लोगों ने उस भाषा को समझ भी लिया था और ये मान भी लिया था, और एक स्पष्ट बहुमत हरियाणा को 20 साल के बाद कांग्रेस को मिला। और ये सोच के कि एक नई सोच के साथ नया नेतृत्व आएगा जिसमें लोगों का विश्वास बना। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस दिन ये फैसला होना था उससे 2 दिन पहले राजीव जी हमारे बीच में नहीं रहे, और फिर भजन लाल जी का जो अपना एक उनकी शैली थी, किस तरीके से इधर से उधर किया जा सकता है, उस शैली का प्रयोग किया गया। और बहुत से साथियों ने मेरा साथ भी दिया है MLAs ने, लेकिन पैसे की ताकत के सामने हम वो जो लीडरशिप का चुनाव है उसमें सफल नहीं हुए। जी बिल्कुल, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया दुर्भाग्यवश, उसी शब्द को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये तो दुर्भाग्य रहा। 2005 की बात की मैंने, 2009 की बात की आपने, उससे पहले का एग्जाम्पल भी दिया। जब आप मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तब ये सुर्खी नहीं बनी कि आप मंत्री बन गए, सुर्खी ये बनी कि आपका भाग्य उदय हो गया। नहीं, भाग्य, मैंने दुर्भाग्यवश राजीव जी की हत्या जैसे हुई वो बात कही है। मैं अपने भाग्य को तो इतना नहीं मानता। पॉलिटिकल सिस्टम में सिचुएशन है, किसी समय पे सभी पासे आपके ठीक पड़ते हैं, कई बार पॉलिटिकल डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। तो मैंने भी जब ये सोचा और मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को ये कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस चल रही है उससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस कहीं टिक पाएगी। आप मेहरबानी करके कांग्रेस को एक नया रूप देने की कोशिश करें। लेकिन मेरे बहुत कहने के बाद, बहुत प्रयास के बाद कुछ नहीं हुआ। तब मैंने उनसे खुद कहा कि अगर आप नहीं कुछ कर रही तो मैं कांग्रेस में इस नेतृत्व में जो हरियाणा में है उसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। और मैंने फैसला लिया और मोदी जी से मिला मैं, और अमित शाह जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने ये सारी बातें मैंने स्पष्ट तौर पे कही। और मैंने ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरा 4 दशक से ज़्यादा का कांग्रेस का रिश्ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस अपनी मर्यादित जो राजनीति जिसको वो क्लेम करते थे आज वो नहीं है, और इसलिए हरियाणा के अंदर एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता था कि नरेंद्र भाई मोदी का जिस प्रकार से देश के मतदाताओं ने समर्थन दिया है, हरियाणा में भी एक नई सोच पैदा करने का ये सबसे बड़ा मौका है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 48 साल के बाद पहली बार ये साहस किया कि हरियाणा में अकेले चुनाव मैदान में जाएं, और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया और सफलता मिली। बिल्कुल, आप सब लोगों ने मिलकर काम किया, मोदी की लहर ने भी काम किया, आपके नाम ने भी काम किया, आपके रसूख ने भी काम किया। आपसे
जब मुख्यमंत्री बनना था तब किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो उस सवाल का जवाब आपने दिया था, मैं क्या यहाँ पे घास खोदने आया हूँ, यानी आप दावेदार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आपको फिर भी नहीं बनाया गया। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात है 2003 की, जी। जब मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया, सोनिया गांधी जी ने। तब ये बात मैंने उस संदर्भ में कही थी कि राजस्थान में आप किस कैपेसिटी में आए हैं और क्या राजस्थान में कोई आमूल चूल परिवर्तन करने की आपकी बात है। तब मैंने कहा था कि मैं यहाँ कोई, आई एम नॉट ए साइलेंट स्पेक्टेटर, कोई वैसे देखने नहीं आया, मैं काम करने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे काम करने से पार्टी को एक ताकत मिलेगी, मैं कोई घास खोदने के लिए नहीं आया। अभी जो ये चुनाव हुए थे जिसमें अब मनोहर लाल जी को नेता चुना गया, इसमें भी आपका नाम चल रहा था। देखिए, बात यह है कि इसको आप किसी तरीके से लें, लेकिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला लिया और बड़े शीर्ष नेताओं से बात हुई, अमित शाह जी से मेरी बात हुई, तो उनके दिमाग में भी ये था कि शायद वीरेंद्र सिंह ये एक शर्त रखेंगे कि मुख्यमंत्री मुझे बनाएं। लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरे अंदर कोई कुव्वत होगी, कोई बात होगी तो आप खुद कहेंगे। इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं करता। मैं एक क्लेम सिर्फ करता हूं कि मैं बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हूँगा, मैं लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हूँगा। एक सवाल दिल से ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन के ज़्यादा काम करने में अपने आप को सक्षम मानते हैं, या फिर ये जिम्मेदारी अगर आपको मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की दी होती तो वहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते? दिल की बात कह रहे हैं हम, स्थिति की बात मत करिए। कंफर्टेबल की बात नहीं होती। कंफर्टेबल तो आपको कोई भी काम दिया जाए, अगर छोटा काम है वो भी कोई आप अपनी पूरी ताकत से करते हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बड़े से बड़ा काम कोई सौंप दिया जाए और आपकी कार्य क्षमता ये हो कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो कुछ नहीं होता, तो कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं ये बात ज़रूर हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ा प्रोफेसर, एक बड़ा अच्छा टीचर हो सकता है हज़ारों बच्चों की अपनी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी उनको दे, एक नया रास्ता दे। एक बहुत बड़ा साधु महात्मा हो सकता है लाखों लोग उसके अनुयायी होकर एक नई जीवन शैली को अपना लें। लेकिन पॉलिटिकल जो वाहन है, जो पॉलिटिकल व्हीकल है, वो इतना बड़ा है और उसकी इतनी क्षमता है कि अगर आप उस पर सवार होते हैं तो आप लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, उनकी तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं पूछता हूँ, जो प्रेफरेंस है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनना है या मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री को मिलती है? देखिए, इन चीज़ों की प्रेफरेंस कुछ नहीं होती। 42 अभी आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुझे प्रधानमंत्री के यहाँ से चिट्ठी आ गई कि आपको ओथ लेनी है, यू आर बीइंग इंडक्टेड एज कैबिनेट मिनिस्टर, और राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया, फोन भी आ गया और पासेस भी आ गए, और 5 बजे ओथ होनी थी तो 11:30 बजे टेलीफोन ये भी आता है कि सॉरी मुश्किल है। तो ये परिस्थिति की बात है। इसमें मैं ये कहूँ कि क्यों हुआ ऐसे, कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से मैं इन चीज़ों का बड़े ज़्यादा बोझ नहीं रखता, मुझे पता है। चलिए, एक फिर बोझ वाली हम बात करेंगे, क्योंकि हम आपको लगातार फॉलो करते रहे हैं पिछले कई सालों से। कांग्रेस छोड़ने की जो वजह थी, 4 दशक का जो साथ आपने छोड़ा, वो वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे या कोई और? देखिए, वो वजह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, और मैं उनको बहुत ये बात कहता भी था कि आपको मौका मिला है, यू शुड प्रूव योर वर्थ, लगे लोगों को कि हाँ जो मुख्यमंत्री आया। हाँ, और हमारे देखिए बड़ा स्पष्ट बात है, हमारे जो किसान पृष्ठभूमि के जो लोग हैं ख़ास तौर पे, उनके बारे में
ये होता है कि भाई ये बड़ा गुस्सा करते हैं, इनका राज चलाने का तरीका अलग है। तो मैंने भूपेंद्र सिंह जी को ये कई बार कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यू मस्ट बी ए सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, और उसके बारे में मैं हमेशा इस बारे में आपकी मदद करूंगा, ताकि ये इम्प्रेशन के गांव के लोग जो उठ के आते हैं वो अच्छे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या नहीं हो सकते, ये बात नहीं है। लेकिन उनकी जो सोच है उस पे कई बार मुझे दुख हुआ कि उन्होंने अपना दायरा, मुख्यमंत्री का जितना बड़ा दिल होगा उतना ही बड़ा वो नेता कहलवाएगा। बिल्कुल। जितनी संकीर्ण भावना से वो सोचेगा उतना ही उसका कद घट जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिर्फ अपने राजनीतिक एंगल से, उनके दृष्टिकोण से ये समझा कि मैं सिर्फ 2 जिलों की राजनीति करूंगा तो मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए अच्छा है। तो उन्होंने अपना वोट बैंक पक्का करने की कोशिश की, बाकी लोगों का नहीं। वो मुख्यमंत्री की भूमिका जिसमें ये हो कि समान विकास हो, लोगों में एक पिक्चर उभर के आए, एक तस्वीर कि ये आदमी है जिसने प्रदेश के लिए इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं। आज हम गिनाते हैं तो गिनने से ये लगता है कि सिर्फ एक जगह सुकड़ के रह गया उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच। और इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर इसी तरह के निर्णय कांग्रेस ने लेने हैं तो मेरा कांग्रेस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक बार नहीं, कम से कम 20 बार ये कहा कि ये दिस इज डेट्रीमेंटल टू कांग्रेस। मतलब मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हामी भरवा सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं वो संगदिल थे, और उनका जो छोटा दिल था उसने कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर किया। अगर हाँ या ना में मैं आपसे जवाब मांगूं तो? इन चीज़ों का हाँ ना में जवाब नहीं होता, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही जवाब है। और सवालों के जवाब हम लेंगे। चक्रव्यूह अभी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बेबाक चौधरी वीरेंद्र सिंह से सवालात का सिलसिला जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। जो ग्रामीण विकास की बात हो रही है, बार बार गाँवों को सांसद गोद ले रहे हैं। आपने भी एक गाँव गोद लिया, नाम याद है आपको उसका? क्या नाम है? यहाँ से मैं विधायक रहा हूँ 5 बार, वो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है खटकड़। आप उस गांव में गोद लेने के बाद कितनी बार गए? मेरा 43 साल का राजनीतिक तजुर्बा ये है कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे मैं ये बता सकता हूँ उस गांव में कितने तालाब हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चक्रव्यूह में आज मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आपका भी ब्रेक के बाद स्वागत है। बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का आप जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, आपको आपकी बेबाकी के लिए ही जाना जाता है। आप इतने बेबाक हैं कि आपने कहा था कि 100 करोड़ रुपए अगर दे दो तो राज्यसभा के MP बन सकते हैं। नहीं, ये देखिए जो आज कल मीडिया में जो है उसमें मैं कई बार ये देखता हूँ कि जिसको वो न्यूज़ बनाने के लिए उससे निकालते हैं सिर्फ उसी पोर्शन को दिखाते हैं। मैंने जब ये सवाल उठा था तब भी मैंने कहा था मेरी टोटल स्क्रिप्ट दिखाई जाए ताकि उसका सही मतलब लोगों तक जाए। सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए अगर ये बात कही गई है वो तो फिर भाषण तो आपके बहुत लंबे होते हैं ना, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, वो लंबे भाषण जैसे मैंने शुरू किया इस मुद्दे पे, मैंने उसी पोर्शन को ये कहा कि कम से कम ये दिखाइए। मैंने ये कहा था कि इस देश में जो गरीब आदमी की आवाज़ है, जो किसान की आवाज़ है, उसको उठाने वाले अगर बड़े लोग होंगे तो उनके अपने मुद्दे बहुत हैं, वो उठाएंगे उनको। गरीब से किसान की बात, किसान और गरीब की बात तो तब होगी जब उन्हीं के बीच में से उठ के लोग जाएंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो MP की सीट है वो खरीदी जा रही है या बड़े लोगों को दी जा रही है? खरीदी नहीं है, वो भी गलत तरीके से उसको पेश किया गया। मैंने ये कहा था कि अगर हमारे सदन में उन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी जो संपन्न हैं, धनाढ़ हैं, पैसे की ताकत है, तो गरीब की आवाज़ उठाने वाले कौन होंगे? इसलिए ये ज़रूरी है कि हम गरीब की आवाज़,
किसान की आवाज़, मेहनत कश की आवाज़ उठाने के लिए। और वो बातें कोई भी करे, उसका अगर आप अर्थ ये निकालो तो 100 करोड़ वाला आंकड़ा कहाँ से आया उसमें? नहीं, ये एक रेफरेंस है, पासिंग रेफरेंस है जी। कि आप मेरे साथ बैठे हैं, आपने बोल दिया कि फला आदमी था और वो ये कह रहा था कि मैंने तो इतने में बात की है अपना उम्मीदवार बनाने के लिए। तो राज्यसभा में इस किस्म की बातें कई बार उठती हैं, कई बार उठी हैं, और इसीलिए उसके अंदर कुछ प्रावधान भी किए गए। आपने देखा होगा कि अब जो एमएलए है उसको अपना वोट दिखाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ सुधारात्मक बातें हुई हैं। अभी चुनाव लड़ना जितना मुश्किल हो गया है, एक एमपी का चुनाव लड़ते हैं या विधायक का चुनाव लड़ते हैं, आपने अभी खुद भी इस बात को स्वीकारा कि पैसे का खेल चलता है। तो जब पैसे का खेल चलता है तो पैसा होना और ईमानदार होना, आपको लगता है दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? आज नहीं, के साथ साथ नहीं चल सकती। देखिए, राजनीति में आप ये मान के चलें कि आपके मन में एक कसक हो कि मैं, जिन लोगों ने मुझे भेजा है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। जब ये कसक रहेगी तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं तो इसलिए जीत के आया कि लॉजिस्टिकली मेरा कैंपेन बहुत स्ट्रांग था, मैंने दूसरों को अपने कैंपेन में पछाड़ दिया, मेरी जो पैसे की ताकत थी उसकी वजह से दूसरे मेरा मुकाबला नहीं कर सके, तो मेरे दिमाग में वो गुमान रहेगा और फिर मैं ये सोचने लगूंगा कि अगर यही राजनीति है जिससे कि हम दोबारा भी चुने जाएंगे, तो फिर वो लोगों का ख्याल क्यों करेंगे। अभी एक और बयान आपका आया था मनोहर लाल खट्टर को लेकर, हालांकि उस बयान का आपने खंडन कर दिया था, हम भी उसको फॉलो कर रहे थे और गुवाहाटी में जाके आपका बयान लिया था। तो जब वो बयान आपने दिया ही नहीं था तो उसकी सफाई आप दिल्ली में ही दे देते, पत्रकारों को इतने पीछे क्यों भगाया? और नहीं, मैंने कोई पहली बात तो ये कि मेरे को उस बयान की कोई खबर ही नहीं थी जिस दिन सुबह आया है। असल में वो बयान था ही नहीं, वो तो स्टोरी किसी ने बनाई और अपने अखबार में छाप दी। हमें तो दिल्ली से गुवाहाटी जाना पड़ा उसमें आपका बयान लेने के लिए। इसीलिए बता रहा हूँ ना कि जब मुझे किसी ने बताया तो मेरे को खुद जो हमारे इंचार्ज हैं पार्टी के हरियाणा अफेयर्स के डॉक्टर अनिल जैन वो उस मीटिंग में थे, मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, मैं था, 4 लोग और थे। तो वो कहने लगे ये तो बात ही नहीं हुई, ये किसने कैसे कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ। और फिर मैंने ये ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा कि इसके बारे में लिखा जाए कि कम से कम अगर मेरे बारे में कोई इस तरह की स्टोरी लगती है तो मेरे से तो मेरा वर्जन तो लिया जाए। कुछ नहीं था। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जिस तरीके से खबरें निकाल के किसी को, ये कोई मतलब पत्रकारिता में ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि साहब आपने ऐसा बोला, वर्षन लेना चाहिए। चल मैं आपका वर्षन लेता हूँ। जो ये कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, क्योंकि आपका अनुभव राजनीति में उनसे ज़्यादा है, आदमी वो भी पुराने लेकिन संघ के कार्यकर्ता के तौर पर रहे, आप खुश हैं उससे? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि मैंने ये बात वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज कही है कि एक चीज़ मेरे कान में ज़रूर पड़ती है पिछले 7 महीने की कारगुजारी की, और वो ये कि लोग ये कहना शुरू किया है कि कम से कम अब बड़े स्तर पे वो करप्शन का जो एलिमेंट है वो बहुत कम हुआ है। तो ये किसी भी काम नई सरकार के लिए कामों का गिनवाना ये अच्छा है, हुआ, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हम कोई नई सोच के साथ बढ़े हैं। अगर हम इस सोच के साथ बढ़े हैं कि हम ये देखें कि भ्रष्टाचार जो एक रैम्पेट था पिछली सरकार में, जिस तरीके से हुआ आपको भी पता है, सबको पता है, उस पे एक अंकुश लगा, एक रोक लगी है, और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये ज़रूर है कि 7 महीने में आप अगर मुझे ये कहें कि सरकार को आप कितने मार्क्स देते हैं, 10 में से 5 देते हैं, 7 देते हैं, 9 देते हैं, मैं इस चीज़ में यकीन नहीं करता। वो जल्दबाजी होगी। हाँ, जल्दबाजी होगी और काम अभी। लेकिन ये ज़रूर है कि शुरुआत हुई है अच्छी या नहीं हुई। अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई कोई, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये काम
इसमें इसका मतलब हम पिछड़ रहे हैं। जी, हम मान लें कि मतलब आप मनोहर लाल सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब ये आप अपने शब्दों में कहें, मैंने दो बातें कही हैं। हाँ। कि एक तो मेरे कानों में ये आवाज़ आई हाँ। कि भ्रष्टाचार कम हुआ। ऊपर के स्तर पे बहुत कम हुआ है। दूसरा जो मैंने कहा कि कोई चीज़ों रिजल्ट ओरिएंटेड 7 महीने में रिजल्ट नजर आए, ऐसा नहीं मैं मानता, और ना इस तरह का आंकलन होना चाहिए। लेकिन कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई? जी। अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो हमें ये कहना चाहिए कि हाँ, अच्छी शुरुआत हुई है। जी। अब चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा, जो ग्रामीण विकास की बात हो रही है, बार बार गाँवों को सांसद गोद ले रहे हैं। आपने भी एक गांव गोद लिया, नाम याद है आपको उसका? हाँ। क्या नाम है? मेरी अपनी, जहाँ से मैं विधायक रहा हूँ 5 बार, हाँ। वो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है खटकड़। हाँ। और उसका गोद लेने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शहीद भगत सिंह का गांव खटकड़ कलां के नाम से जाना जाता है। तो मेरे मन में ये था कि कम से कम वो नाम इस गांव के नाम से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए भी मैंने इसका चयन किया। और दूसरी बात ये है कि शो केस भी होता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब शुरू होएगी, मतलब अब तो मेरी धर्मपत्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो MLA की, तो दैट इज द फर्स्ट विलेज इफ यू कम फ्रॉम दिल्ली। आप उस गांव में गोद लेने के बाद कितनी बार गए? मैं तो जाने के मामले में तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं हफ्ते में 10 दिन में जाता हूँ गांव में। अंदर जाऊं ना जाऊं, रुक के कुछ लोगों से बात करके आगे निकल जाता हूं। लेकिन मेरा 43 साल का राजनीतिक तजुर्बा ये है कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे मैं ये बता सकता हूँ उस गांव में कितने तालाब हैं, कहाँ पे स्कूल है, किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि आप एक बार अंदर जाके आइए, क्योंकि उस गांव की बहुत ही जो हालत है, या हम कहेंगे दुर्दशा हो चुकी है। और अगर वो आप, क्योंकि मंत्रालय भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, अगर आपके गोद लिए हुए गांव के हालात ऐसे होंगे तो दूसरों को वो उदाहरण नहीं दे पाएंगे आप। देखिए, एक तो आप को शायद ये गलत फहमी है कि वहाँ काम शुरू हो गए। अगर आप सांसद आदर्श ग्राम योजना को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जून तक जो 679 विलेजेस जो गोद लिए गए हैं मान्यवर सांसदों ने, जिनकी जो 87% सांसदों ने आगे बढ़ के ये काम किया है, उन गांवों के विलेज प्लान उनका तैयार किया जा रहा है। और वो जब तैयार होंगे उसकी हमने, क्योंकि कितना समय लग जाएगा उसमें, अभी ये स्कीम ही 6 महीने पहले हुई है। उससे पहले बेस लाइन सर्वे होता है, उसके बाद उसका फिर जो मैंने कहा विलेज डेवलपमेंट प्लान वो होता है। उसके बाद फिर ये कहा गया है कि जब VDP तैयार होगी तो सांसद महोदय का जब तक यस नहीं होएगा उस पर, तब तक हम उसको VDP को फाइनल नहीं मानेंगे। तो हर सांसद को ये छूट है कि वो अपने VDP को ये कहे कि मैं इसको मानता हूँ। उसके बाद काम शुरू होगा और जुलाई में ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ काम हो सकता है साल में भी ख़त्म हो। तो इस तरह आज ये कहना कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे जल्दी ही काम शुरू होंगे और जो गांव की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, उस जिम्मेदारी को भी आप अच्छे से निभाएंगे। और हरियाणा से क्योंकि आपका खास ताल्लुक है, और हम उम्मीद ये करेंगे कि जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी हो। क्या इच्छा है ये हम भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपने भी नहीं दिए, थोड़ा सा घुमाया फिराया। बहरहाल चक्रव्यूह में आज इतना ही। हम हमेशा की तरह ये आप पे ही छोड़ते हैं कि चक्रव्यूह के इस घेरे में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कितने अंदर तक गए और कितना बाहर आ पाए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए ETV के साथ, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।